नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी को इस राजवंश का पहला राजा माना गया है। 8वीं शताब्दी में भारत में अरबों का आक्रमण शुरू हो चुका था। सिंध और मुल्तान पर उनका अधिकार हो चुका था। फिर सिंध के राज्यपाल जुनैद के नेतृत्व में सेना आगे मालवा, जुर्ज और अवंती पर हमले के लिए बढ़ी, जहां जुर्ज पर उसका कब्जा हो गया, परंतु आगे अवंती पर नागभट्ट गुर्जर ने उन्हें खदेड़ दिया। अजय अरबों की सेना को हराने से नागभट्ट का यश चारों ओर फैल गया। अरबों को खदेड़ने के बाद नागभट्ट वहीं न रुकते हुए आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपना नियंत्रण पूर्व और दक्षिण में मंडोर, ग्वालियर, मालवा और गुजरात में भरूच के बंदरगाह तक फैला दिया। उन्होंने मालवा के अवंती, उज्जैन में अपनी राजधानी की स्थापना की और अरबों के विस्तार को रोके रखा, जो सिंध में स्वयं को स्थापित कर चुके थे। अरबों से हुए इस युद्ध 738 ईस्वी में नागभट्ट ने गुर्जर प्रतिहारों का एक संघीय नेतृत्व किया। यह माना जाता है कि वह राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग के साथ अरबों को हराने में शामिल हुए थे। एक विशेष हिरण्यगर्भ महादान अनुष्ठान समारोह का उल्लेख है, जिसमें स्वर्ग ब्रह्मांडीय अंड का भी उल्लेख है। इसमें कई राजाओं की उपस्थिति में और ऐसा लगता है कि संयुक्त रूप से उज्जैनी में इसका आयोजन किया गया था। अरबों को पराजित करने और वापस भगाने के बाद नागभट्ट ने संभवतः इसमें भाग लिया था। एक राष्ट्रकूट रिकॉर्ड संजय प्लेटस हमलावर अरबों के खिलाफ दंतिदुर्ग की भूमिका की प्रशंसा करता है। इस समारोह में प्रतिहार या प्रहरी भी द्वारपाल या संरक्षक का कार्य सौंपा गया था। दशरथ शर्मा सुझाव देते हैं कि It was perhaps at the sacred site of Ujjaini that the clans of Rajasthan, impressed by Nagabhatta's valor and qualities of leadership, decided to tender their allegiance to him. नागभट्ट प्रथम ने शीघ्र ही एक विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसमें भीलमला, जालोर, आबू के आसपास के रास्ते और संक्षेप में लता, दक्षिणी गुजरात और मालवा आ जाते हैं। जालोर उनकी राजधानी बनी। नागभट्ट और उनके उत्तराधिकारियों के तहत जालोर एक संपन्न शहर के रूप में विकसित हुआ, जो मंदिरों और अमीरों के भवनों से सजी थी। नागभट्ट प्रथम विद्वानों, कलाकारों और ऋषियों का संरक्षक था। जैन विद्वान यक्षदेव उनमें से एक थे, जिन्हें नागभट्ट ने अपना संरक्षण दिया था। प्रतिहार मालवा के कब्जे को अनिश्चित काल तक कायम नहीं रख सके। हालांकि अपने पूर्व सहयोगी राजा दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट ने इन क्षेत्रों को सफलतापूर्वक प्रतिहारों से कब्जे में लिया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को शक्ति निर्वात का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप हर्ष के साम्राज्य का विघटन होने लगा, जो कि अंततः लगभग एक सदी के बाद यशोवर्मन ने भरा। लेकिन उनकी स्थिति भी ललितादित्य मुक्तपीठ के साथ गठबंधन पर निर्भर थी। जब मुक्तपीठ ने यशोवर्मन को कमजोर कर दिया तो शहर पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय संघर्ष विकसित हुआ, जिसमें पश्चिम और उत्तर क्षेत्र से गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, पूर्व में बंगाल के पाल साम्राज्य और दक्षिण में आधारभूत राष्ट्रकूट साम्राज्य शामिल थे। वत्सराज ने कन्नौज के नियंत्रण के लिए पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग को सफलतापूर्वक चुनौती दी और पराजित कर राजछत्रों पर कब्जा कर लिया। 756 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट शासक ध्रुवधार वर्ष 780 से 793 ईस्वी नर्मदा नदी को पार कर मालवा पहुंचा और वहां से कन्नौज पर अधिकार करने की कोशिश करने लगा। लगभग 800 वर्ष में वत्सराज को ध्रुवधार वर्ष ने पराजित किया और उसे मरुदेश राजस्थान में शरण लेने को मजबूर कर दिया और उसके द्वारा गौड़ राज से जीते क्षेत्रों पर भी अपना कब्जा कर लिया। वत्सराज को पुनः अपने पुराने क्षेत्र जालौन से शासन करना पड़ा। ध्रुव के प्रत्यावर्तन के साथ ही पाल नरेश धर्मपाल ने कन्नौज पर कब्जा कर वहां अपने अधीन चक्रायुध को राजा बना दिया। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 ईस्वी राजा बना। उसे प्रारंभ में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी ने पराजित किया, लेकिन बाद में उसने अपनी शक्ति को पुनः बढ़ाकर राष्ट्रकूटों से मालवा छीन लिया। तदुपरांत उसने आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राजाओं को हराकर अपने अधीन कर लिया। चक्रायुध को हराकर कन्नौज पर विजय प्राप्त कर लिया। आगे बढ़कर उसने धर्मपाल को पराजित कर
बलपूर्वक आनर्त, मालव, किरात, तुरुष्क, वत्स और मत्स्य के पर्वतीय दुर्गों को जीत लिया। शाकंभरी के चाहमानों ने कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने प्रतिहार साम्राज्य को गंगा के मैदान में आगे पाटलिपुत्र, बिहार तक फैला दिया। आगे उसने पश्चिम में पुनः अरबों को रोक दिया। उसने गुजरात में सोमनाथ के महान शिव मंदिर को पुनः बनवाया, जिसे सिंध से आए अरब हमलावरों ने नष्ट कर दिया। कन्नौज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का केंद्र बन गया। अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष 836 से 910 ईस्वी के दौरान अधिकतर उत्तरी भारत पर इनका अधिकार रहा। 833 ईस्वी में नागभट्ट के जल समाधि लेने के बाद उसका पुत्र रामभद्र या राम गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का अगला राजा बना। रामभद्र ने सर्वोत्तम घोड़ों से सुसज्जित अपने सामंतों के घुड़सवार सेना के बल पर अपने सारे विरोधियों को रोके रखा। हालांकि उसे पाल साम्राज्य के देवपाल से कड़ी चुनौतियां मिल रही थी, लेकिन वह गुर्जर प्रतिहारों से कलिंजर क्षेत्र लेने में सफल रहा। राजभद्र के बाद उसका पुत्र मिहिर भोज का भोज प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार की सत्ता संभाली। मिहिर भोज का शासनकाल प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्वर्णकाल माना गया। अरब लेखक मिहिर भोज के काल को संपन्न काल बताते हैं। मिहिर भोज के शासनकाल में कन्नौज के राज्य का अधिक विस्तार हुआ। उसका राज्य उत्तर पश्चिम में सतलज, उत्तर में हिमालय की तराई, पूर्व में पाल साम्राज्य की पश्चिमी सेना, दक्षिण पूर्व में बुंदेलखंड और वत्स की सीमा, दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तथा पश्चिम में राजस्थान के अधिकांश भाग में फैला हुआ था। इसी समय पाल वंश का शासक देवपाल भी बड़ा यशस्वी शासक था, अतः दोनों के बीच में कई घमासान युद्ध हुए। अंत में इस पाल प्रतिहार संघर्ष में भोज की विजय हुई। दक्षिण की ओर मिहिर भोज के समय अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे, अतः इस दौर में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच शांति ही रही। हालांकि वारतो संग्रहालय के एक खंडित लेख से ज्ञात होता है कि अवंती पर अधिकार के लिए भोज और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के पास युद्ध हुआ, जिसमें राष्ट्रकूटों को वापस लौटना पड़ा था। अवंती पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन मिहिर भोज के कार्यकाल से महेंद्रपाल द्वितीय के शासनकाल तक चलता रहा। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम नया राजा बना। इस दौर में साम्राज्य विस्तार तो रुक गया, लेकिन उसके सभी क्षेत्र अधिकार में ही रहे। इस दौर में कला और साहित्य में बहुत विस्तार हुआ। महेंद्रपाल ने राजशेखर को अपना राजकवि नियुक्त किया था। इसी दौरान कर्पूर मंजरी तथा संस्कृत नाटक बाल रामायण का प्रणयन किया गया। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य अब अपने उच्च शिखर को प्राप्त हो चुका था। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज असीमित शक्ति के स्वामी थे। वे सामंतों, प्रांतीय प्रमुखों और न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। चूंकि राजा सामंतों की सेना पर निर्मित होता था, अतः राजा की मनमानी पे सामंत रोक लगा सकते थे। युद्ध के समय सामंत सैनिक सहायता देते थे और स्वयं सम्राट के साथ लड़ने जाते थे। प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता मंत्री परिषद करता था, जिसके 2 अंग थे, बहिर उपस्थान और आभ्यंतर उपस्थान। बहिर उपस्थान में मंत्री, सेनानायक, महाप्रतिहार, महासामंत, महापुरोहित, महाकवि, ज्योतिषी और सभी प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित रहते थे, जबकि आभ्यंतरीय उपस्थान में राजा के चुने हुए विश्वास पात्र व्यक्ति ही सम्मिलित होते थे। मुख्यमंत्री को महामंत्री या प्रधानमंत्री कहा जाता था।